बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास यानी कि फ़र्स्ट ईयर की पंजाब बोर्ड की तरफ से जो न्यू बुक आई 2025 में, आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.7 से लेकर 2.10 तक जो है वो इंशाल्लाह सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो 2.7 से मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पास हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बॉल इज़ किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर है, वो बॉल को किक करता है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज, देखिए बॉल पर लगने वाली जो एवरेज फोर्स है वो हमें गिवन है 240 न्यूटन। एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ दिस, और हमें टाइम जो है वो गिवन है 0.25 सेकेंड। एम हमें कहा गया है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और बी में हमें कहा गया है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, हमने जो है चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी बतानी है वो क्या है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो गिवन डाटा का पता होना चाहिए, क्योंकि गिवन डाटा में हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। फोर्स गिवन है जिसको हमने एफ से डिनोट किया, वो हमारे पास है 240 न्यूटन। और हमें टाइम इंटरवल गिवन है जिसको हमने टी से डिनोट किया, वो हमारे पास है 0.25 सेकेंड। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर ए में हमने फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। और बी में हमने डायरेक्शन बतानी है इस चेंज इन मोमेंटम की, बी में हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। किसकी डायरेक्शन? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपने चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लेना है। चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी हमारे पास इक्वल होता है एफ क्रॉस टी, यानी कि एफ क्रॉस टी जिसको आप इम्पल्स भी कहते हैं ना, उसके बराबर होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल एफ क्रॉस टी। अब आपने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आपके पास गिवन थी 240 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू आपको गिवन थी 0.25, आपने पुट कर देना है। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो इक्वल आ जाएगा 60, और हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल है 60 न्यूटन सेकेंड। आप डायरेक्शन बतानी है आपने, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपने कहना है कि असल में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना वो हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपके पास जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके पास चेंज इन मोमेंटम की है। तो आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.8। 2.8 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 8 किलोग्राम टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट। हमें कहा गया हमारे पास एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, फ्लाई कर रहा है मीन्स वो जो उसकी स्पीड है ना, यानी कि जिस स्पीड के साथ वो फ्लाई कर रहा है ना हॉरिजॉन्टली, वो हमें गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड। और जिस हाइट पे वो गया ना हमें उसकी हाइट गिवन, हमें वो हाइट गिवन है, यानी कि जो हाइट है ना वो हमारे पास है 8 किलोमीटर। और हम 8 किलोमीटर पे जब वो पहुंचता है ना हाइट पे, तो वहां से ना एक बॉम्ब को जो है वो फेंका जाता है एक टारगेट पर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। तो आपने बताना है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, यानी कि जब जो बॉम्ब है जब वो जिस टारगेट पे फेंका गया ना, तो आपने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। असल में ना ये आपके पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस है जो आपने पढ़ा है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना डायग्राम से, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास आपने पढ़ा कि यहाँ पे पहुंचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो ज़मीन की सरफेस से जो उसने हाइट की फॉर्म में जो डिस्टेंस कवर किया ना, यानी कि हाइट वो हमें गिवन है 8 किलोमीटर। और यहाँ पे जब वो पहुंचा ना, ये जो उसकी स्पीड गिवन है, यानी कि एरोप्लेन की जो स्पीड हमें गिवन है, जो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना वो हमें गिवन है Vx से, हम इसको डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 200, ठीक है। और जो उसकी वर्टिकल स्पीड होगी हेलीकॉप्टर की, यानी कि सॉरी बॉम्ब की, यानी कि जब आपने उस बॉम्ब को इस सर्टन हाइट से एक टारगेट पर फेंका ना, तो फेंकने से पहले उसकी जो वर्टिकल स्पीड है वो है 0। तो आपने ना ये इसका डिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस, ये लिखा है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका जो है फाइंड करना है, यानी कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा अपने टारगेट पर, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई, जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसी का ही ये है। अब हम गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में ना हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है। हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि v एक्सिस को हम डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना डिस्टेंस कवर किया ना वो हमें गिवन है। और हॉरिजॉन्टल उसकी वर्टिकल स्पीड यानी कि वी वाई क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जब वो जो बॉम्ब है वो गिरने से पहले उसकी वर्टिकल उसने कोई डिस्टेंस ही ना कवर किया, वो रेस्ट पे है ना, तो फेंकने से पहले यानी कि ड्रॉप होने से पहले उसकी वर्टिकल स्पीड है 0। और वर्टिकल हाइट, उसकी वर्टिकल हाइट हमें क्या गिवन है, उसकी वर्टिकल हाइट हमें गिवन है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको पता है वर्टिकल कहते हैं हम वाई एक्सिस को बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल हम एक्स एक्सिस को कहते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँगी ना आपके सामने हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एक्स एक्सिस वाला ना ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। और ये जो वाई एक्सिस होता है ना इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, इसको वर्टिकल कहते हैं। तो हमारे पास ना जो वर्टिकल हाइट गिवन है ना वो हमारे पास है 8 किलोमीटर। तो हम ना किलो की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है किलो हमारे पास होता है 1000, तो आप किलो की जगह लगा दो 1000, तो आपके पास जब आप 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 आ जाएगा ना। तो आपके पास वर्टिकल हाइट आ जाएगी 8000 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे हमने वो फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला करते हैं ना, एस इज इक्वल होता है मेरे पास, एस इज इक्वल होता है वी टी, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कैलकुलेशन बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे क्या फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए। तो आपने पढ़ा ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी, वो हमारे पास इक्वल होती है एस इज इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे जो एस है ना, जो उसने किस डिस्टेंस की बात हो रही है, उसके वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, जो उसने कवर डिस्टेंस किया ना वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है जो हमें गिवन है। तो इसलिए मैं एस की जगह लिख लूँगी वाई, वाई क्या है मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, इज इक्वल है वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ए की जगह आप पुट कर दोगे जी। तो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस जो वाई है वो आ जाएगा 8000, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है 8000 इज इक्वल है वी आई वाई, यानी कि आपके पास जो वर्टिकल स्पीड है वो क्या है 0 है, तो आपने इसको 0 पुट कर दिया, टी प्लस 1/2 जी आपके पास क्या गिवन है, जी आपके पास गिवन है 9.8 की वैल्यू होती है टी का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे 8000 एज इट इज आ गया, जब 0 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना, वो तो खत्म होगी सारी वैल्यू। आपने यहाँ पे ना कटिंग कर ले, जब आप 2 को डिवाइड करोगे ना 9.8 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 4.9, यानी कि 2 1 2 2 4 8, एक कैरी चला गया और 2 9 18, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर। अब हमें टी चाहिए ना, हमने टी को सेपरेट करना है, 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ना 800 को ना डिवाइड करना है 4.9 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी कैलकुलेटर पे आएगा ना आप लिख देना, 8000 को आपने 4.9 के साथ डिवाइड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे टी का स्क्वायर है ना, तो टी का स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और आपने कैलकुलेटर पे ना आप अपने इसका अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.40 सेकेंड। टाइम आ गया आपके पास। अब आप उसका जो है वो फाइंड कर ले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज इज इक्वल है वी एक्स मल्टीप्लाई टी, और वी एक्स यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गिवन है, वो था 200, तो आप इसी जगह पुट कर दो 200 मल्टीप्लाई टाइम जो आपने अभी फाइंड किया है 40.40, तो आप जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 यानी कि 8080 मीटर। और यहाँ पे आपके पास अगर हम पॉइंट्स में लिखे, क्योंकि आपके पास तो आंसर जो है ना वो पॉइंट्स में है, तो आपने यहाँ से लिखकर पॉइंट को यहाँ पे लेकर आए हो ना, तो आप कितने टीचर चले हो, आप यहाँ पे जो है पॉइंट को लेकर आए तो आपके पास आ जाएगा 8.08 मीटर, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको जो है वो अपनी इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है, यानी कि ये जो बॉम्ब होगा ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस पे जितना को दूर जाके गिरेगा ना वो हमारे पास आए 8.08 मीटर। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में हमें कहा गया है व्हाई डज द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश, जिसको आप कम्प्लीमेंट एंगल भी कहते हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हो, इक्वल है 90 डिग्री माइनस थीटा। आल्सो शो डैट फॉर द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन द रेशियो आर डिवाइड बाय आर डैश इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो है वो एक डेरिवेशन जैसा न्यूमेरिकल है। तो गिवन डाटा बात कर लेते हैं। गिवन डाटा अच्छा मैंने यहाँ के पास प्रोजेक्टाइल मोशन का ये केस है, वो ही है। गिवन डाटा में हमारे पास दो एंगल गिवन है,
फर्स्ट एंगल थीटा की वन है, उसको मैंने कह दिया फर्स्ट एंगल वो हमारे पास है थीटा। सेकंड एंगल जो हमारे पास है थीटा डैश, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, वो हमारे पास है 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने फाइंड का करना है, हमने ना शो करनी है, दो चीज़ें बतानी है। शो डैट द रेंजेस आर सेम फॉर थीटा एंड थीटा डैश। कह रहा है कि जो हमारे पास इस प्रोजेक्शन की रेंज होगी ना, वो इस दोनों, चाहे आप एंगल थीटा यूज़ करो या चाहे आप एंगल थीटा डैश यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम वैल्यूज आती हैं। किसकी? रेंज की वैल्यू सेम आती है। कह रहा है कि अगर आप एंगल को चेंज कर दो ना, कितना चेंज करो, एक दफ़ा एंगल को थीटा रखो और एक दफ़ा एंगल को थीटा डैश रखो, यानी कि 90 माइनस थीटा भी पुट कर दो, तो उसके रेंजिंग में यानी कि रेंजेस में कोई फर्क नहीं आता। ये आपने शो करना है। दूसरा हमें कह रहा है एंड द रेशियो, और कह रहा है इसकी ना जो है ना रेशियोज की, रेंजेस की रेशियो यानी कि r डिवाइड बाई r प्राइम इज इक्वल है 1, इसको शो करना आपने फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपके पास होता है एट एंगल थीटा इज गिवन बाई थीटा एंगल के लिए आपके पास जो प्रोजेक्शन का जो रेंज होती है वो इक्वल होती है r इज इक्वल है, आपने पढ़ा r इज इक्वल होता है vi का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। और अगर हम इसकी यानी कि इस वाले सेकंड एंगल के लिए रेंज की बात करें तो हमारे पास होता है द रेंज आर प्राइम फॉर द प्रोजेक्टाइल एज अ एंगल थीटा डैश इज इक्वल 90 डिग्री माइनस थीटा इज, ये हमारे पास होता है थीटा डैश। आपने ना सिर्फ आर की जगह ऊपर प्राइम लगा देना, ये डैश लगा देना, इसको प्राइम भी कहते हैं और डैश भी कहते हैं। इज इक्वल है वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लगा दो कि डैश डिवाइडेड बाई जी। अब ये जो थीटा डैश है ना, हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं ये वाली 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अब जस्ट हमने ना थीटा की जगह पुट कर दी है 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश की वैल्यू पुट की है। ये ना थीटा डैश इज इक्वल है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने थीटा डैश की जगह वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई जी एज इट इज। तो वी आई का स्क्वायर, अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 जब 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 आ जाएगा, और 2 जब थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 थीटा आ जाएगा। तो आपके पास जो है ना वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास आ गया साइन, और साइन का एंगल आपके पास आ गया 180 माइनस 2 थीटा। और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल साइन 2 थीटा के बराबर ही होता है। ये ना ये आपने ये अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने मैथ पढ़ा है ना एफएससी का मतलब प्री इंजीनियरिंग का, तो उसमें ना ये पढ़ा होता है, आपने बस याद कर लेना है, चाहे आप मेडिकल को चाहे आप इंजीनियरिंग को, कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर ही होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो आगे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखिए जरा आर डैश इज इक्वल आ गया वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, तो आप कोई फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। तो आपने कह देना है बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इज इक्वल है आर डैश के, यानी कि दोनों की रेंजिंग जो है वो सेम आई है। दूसरा हमने जो दूसरा पार्ट ये था ना कि आपने इनकी जो रेंजेस को आपने रेशियो की फॉर्म में लिखना था, यानी कि आर डिवाइड बाई आर प्राइम इज इक्वल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करें वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई साइन वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो देखिए सर ये ऊपर वाला सारा ये सारे से कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1। जब ऊपर नीचे वाली कटिंग होती है ना तो 1 आता है, तो आपके पास आ गया 1, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें कहा गया है अ ट्रॉली ऑफ मैस 1.0 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1.0 मीटर पर सेकंड, मूविंग विद द velocity of 1.0 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। तो आपने इसको समझना है वर्ड से। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रॉली है और उसका मैस गिवन है। कह रहा है कि वो ना उसी जो है सिमिलर मतलब उसी वेट जैसी ना एक दूसरी ट्रॉली के साथ जो रेस्ट से पड़ी उसके साथ टकराती है। ठीक है, वो जो ट्रॉली नंबर 1 है ना जिसका मैस 1.0 किलोग्राम है, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है ना वो हमें वेलोसिटी गिवन है 1.0 मीटर पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ट्रॉली जिसका मैस 1.0 किलोग्राम है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 1.0 मीटर पर सेकंड है। वो इस वेलोसिटी जब मूव कर रही होती है ना तो वो एक दूसरे ट्रॉली के साथ टकराती है जो कि रेस्ट से पड़ी हुई है। नंबर 1 भी क्या कहना है आपने, क्या बताना है, कहते हैं आफ्टर कोलिजन, जैसे इन दोनों के तुम्हारे कोलिजन होती है द फर्स्ट ट्रॉली कम टू रेस्ट। अब जो फर्स्ट ट्रॉली है वो रेस्ट पे आ गई है, पहले वो मूव कर रही थी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी 1 मीटर पर सेकंड के साथ, और दूसरी ट्रॉली जो रेस्ट पे थी। लेकिन जब उनकी कोलिजन हुई है ना तो फर्स्ट ट्रॉली रेस्ट पे चली गई है, वेयर एज द सेकंड ट्रॉली द सेकंड स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। जितनी पहले के साथ जो मूव कर रही थी ना अब दूसरी उसके साथ टकराने के बाद दूसरी उसकी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गई है इन द
सेम डायरेक्शन में। शो डैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन की आपके पास एग्जांपल है, आपने बताना है। सबसे पहले आपको इलास्टिक कोलिजन का बताना चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा ऐसी कोलिजन इन विच द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड या सेम या कांस्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, यानी कि वो कोलिजन जिसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, कंजर्व रहती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो आपने बताना है कि आपके पास ना असल में ये इलास्टिक कोलिजन का जो आपने केस पढ़ा था ना, केस नंबर 1, ये वो ही गिवन है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊँ ना, बुक में जो था ना, लेट्स सपोज 2 बॉल्स हैं, ट्रॉली दिया ना, हम इसको कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज बॉल है। अब देखिए ये आपकी बॉल है, जितना इसका मैस है ना उतना ही इसका मैस है, दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसे मैस की है। लेट्स सपोज अगर इसका मैस है 1 kg, तो इस वाली बॉल का भी मैस क्या होगा, 1 kg। अब ये जो बॉल है ना, ये कर रही है, मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब ये मूव कर रही है, ये क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अच्छा, ये रेस्ट पे ये मूव कर रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करी हैं। जैसे कोलाइड करी है ना, तो जो फर्स्ट वाले ने अपनी स्पीड इसको ट्रांसफर कर दी है और इसने अपनी स्पीड इसको ट्रांसफर कर दी है, यानी कि रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी है 0। जब कोलिजन होगी ना, तो कोलिजन होने के बाद जो होगी ना मैस m वाली बॉल, वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो इसकी थी 0 हो जाएगी, और जो इसकी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये रेस्ट पे चलेगी मतलब, और ये क्या होगी, ये मूव करने लग गई, यानी कि इसने अपनी इसको कर दी ट्रांसफर वेलोसिटी, और इसने अपनी इसको ट्रांसफर कर दी। ये आपने साबित करना है। तो गिवन डाटा बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है मैस गिवन है, मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली हमारे पास गिवन है, जिसको हमने m1 से डिनोट किया, हमारे पास है 1 किलोग्राम। और मैस ऑफ सेकंड ट्रॉली भी सेम है, जिसको हमने m2 से डिनोट किया, हमारे पास है 1 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली की वेलोसिटी हमने v1 से हमने डिनोट किया, हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली उसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 है, जिसको हमने जो है वो हमारे पास 0 है। तो आफ्टर कोलिजन, जैसे कोलिजन होती है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी की ट्रॉली जिसको हमने v1 डैश से डिनोट किया, वो हमारे पास आ गई 0, यानी कि उसने इसको दे दी और इसने इसको दे दी। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली जो है उसको हमने v2 डैश से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड। हमने क्या प्रूव करना, हमने प्रूव करना है शो डैट इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है, ये हमने करना है। तो इलास्टिक कोलिजन करने का आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो उसकी ये वाला आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। अगर तो बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है आफ्टर द कोलिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, तो उसका मतलब होगा ये इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इनिशियल ना मैंने छोटा सा आई लिख दिया है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो अगर फर्स्ट ट्रॉली है उसके लिए हम लगा देंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और जो सेकंड ट्रॉली के लिए लगा देंगे प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों ट्रॉलीज की ना काइनेटिक एनर्जी को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बिफोर कोलिजन के केस में। तो हमारे पास जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 1/2 m1 हमारे पास 1 है और v1 में हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 हमारे पास 1 है, जबकि v2 हमारे पास क्या 0 है, ठीक है। गिवन डाटा में हमने सारी चीज़ें बताई हैं, इधर से देख के ये सारी चीज़ें आपने लिखते जाना है, ठीक है ना। देख लो m1 और v1 दोनों 1 है, वेलोसिटी में v1 है और v1 वेलोसिटी 1 है और v2 वेलोसिटी 0 है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पुट कर दिया v2 वेलोसिटी 0 और बाकी सारी चीज़ें जो है m1 v1 और m2 हमारे पास 1 है। तो ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, ये वाला सारा 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 जब 1.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रह गया 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना 1/2 को कैलकुलेटर में, तो आपके पास 0.5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5 जूल। इस तरह हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपना फाइंड करनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ हमने ना आफ्टर द कोलिजन में सिर्फ वेलोसिटीज की चेंज करनी है, यानी कि दोनों के ऊपर डैश डैश आ गया है। तो आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ है, हमारे पास v1 डैश हमारे पास क्या आया है 0 और v2 डैश हमारे पास आ गया 1। तो हमने जस्ट यहाँ पुट करना है, आप पुट कर दो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, m1 हमारे पास 1 है और v1 डैश हमारे पास क्या आ गया 0, आपने 0 पुट कर दिया, प्लस 1/2 m2 हमारे पास 1 है और v2 डैश हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये वाला तो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 जूल ही आएगा। तो अब आपने बताना है एज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या आई है, सेम आई है। ये भी 1/0.5 आई, ये भी 0.5 आया है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। तो साबित हो गया कि इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस में हमें कहा गया है कि आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। कहता है जैसे कोलिजन होती है ना, कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। स्टिक टुगेदर का मतलब ये है। एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ, और वो तो फिर जो यानी कि जिस स्पीड के साथ वो मूव करती है ना, वो हमें वेलोसिटी गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड। शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप कह रहे हैं कि साबित करके दिखाएं कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो गिवन डाटा की बात कर रहे थे, वही सारी चीजें गिवन डाटा। मास ऑफ द फर्स्ट ट्रॉली जो है वो 1 किलोग्राम है, मास ऑफ द सेकंड ट्रॉली हमारे पास 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली हमारे पास जिसको हमने v1 से डिनोट किया है वो हमारे पास क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। ये ना उसकी हो रही है कोलिजन से पहले, यानी कि गिवन डाटा जो है ना वो आपके पास ये वाला ही सेम रहेगा, ये वाला ही बिफोर द सॉरी ये कोलिजन होने से पहले। और आपका v1 जो है वो 1 है और v2 आपके पास क्या है, 0 है आफ्टर द कोलिजन। अब आफ्टर द कोलिजन के बाद ये चेंज होगा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली यानी कि जब वो दूसरे के साथ चिपक गई हैं, तो जब चिपक गई हैं ना दूसरे के साथ, तो फिर दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली, जिसको हमने vf से डिनोट किया, हमारे पास आई है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो हमने शो करना है कि इट इज एन इन इलास्टिक कोलिजन। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड बॉल ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। m1 भी 1 है, v1 भी 1 है, प्लस 1/2 m2 आपके पास 1 है और v2 आपके पास 0 है। तो जब आप ये वाला सारा फैक्टर सेम उस तरह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप जब इसको करोगे 0.5 आ गया। इस तरह आपने जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है पुट कर लेनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v2 का स्क्वायर, क्योंकि ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो दोनों में सेम है, इसलिए हम ना फाइनल वेलोसिटी को vf का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आपने जो वैल्यूज पुट करनी है, m1 मास 1 है, m2 भी मास 1 है और इंटू 0.5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0.5 है। तो आपने इसके साथ पुट कर देना 0.5 का स्क्वायर। अब आपने इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। 1/2 ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.25। आप देखिए आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई है ना वो आई है 0.25, जबकि आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई थी 0.5 जूल। तो दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट आएगी। आपने लिखना है एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है, तो साबित हो गया ये ना। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.11। 2.11 में हमें कहा गया है रेलवे वैगन ऑफ मास 4 × 10⁴ किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर वैगन ऑफ द मास 2 × 10⁴ किलोग्राम व्हिच इज एट रेस्ट। अच्छा, कह रहा है कि एक ना रेलवे वैगन है और उसका मैस हमें गिवन है, और जो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है ना वो हमारे पास गिवन है। अब कहा गया है कि जब वो मूव कर रही होती है ना, तो मूव करते करते वो एक दूसरी वैगन जिसका मैस जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 2 × 10⁴ किलोग्राम है, वो कोलाइड करती है एक दूसरी वैगन के साथ। जैसे ही कोलिजन होती है, तो कोलिजन होने के बाद अब जो दूसरी वैगन है वो क्या है, रेस्ट पे है। दे स्टिक टूगेदर, अब दूसरे के साथ चिपक गई हैं, जुड़ गई हैं, एंड मूव टूगेदर, और वो ना कोलिजन होने के बाद ना एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गई हैं। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी। अब जिस कंबाइंड वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, हम करते हैं गिवन डाटा की बात करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास मास ऑफ द फर्स्ट वैगन गिवन है, जिसको हमने m1 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 4 × 10⁴ किलोग्राम, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन गिवन है, जिसको हमने vi से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द सेकंड वैगन जिसको हमने m2 से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 2 × 10⁴ किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड वैगन वो क्या है, v2 क्या हमारे पास 0 है। तो फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है देयर कंबाइंड वेलोसिटी, यानी कि vf फाइंड करना है हमने। कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो है वो यही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको वही जो है वो यहाँ पे करना है पुट। आप क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये हमें कहता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कहता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम ना इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास होता है मोमेंटम, हमारे पास होता है m1 v1। तो फर्स्ट वैगन का m1 v1 प्लस सेकंड वैगन का m2 v2 इज इक्वल आ जाएगा। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, तो आप लिख दो कि
m1 प्लस m2 इंटू वी एफ, ये आपके पास आ गया। अब जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, m1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने पुट कर देनी यहाँ से 4 मल्टीप्लाई के पावर 4 आपने पुट कर दिया, v1 आपके पास गिवन है 3 आपने 3 पुट कर दिया, प्लस m2 आपके पास क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई के पावर 4 आपने m2 की जगह पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई के पावर 4, और आपके पास v2 क्या थी 0 है तो आपने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल सेम एज इट इज आपने m1 की वैल्यू पुट कर दी 4 मल्टीप्लाई के पावर 4 प्लस एज इट इज, और m2 की वैल्यू आपने पुट कर दी जो आपके पास गिवन है 2 मल्टीप्लाई के पावर 4 यहाँ पे, और vf एज इट इज। अब देखिए जरा ये वाला जो 0 है, जब 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि प्लस से पहले पहली वैल्यू के साथ, तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली सारी टर्म हो जाएगी 0, और यहाँ पे सिर्फ यार आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई के पावर 4 इंटू 3। जब आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई के पावर 4 एज इट इज, और इधर आपके पास आ जाएगा, जब आपने ना यहाँ पे हाँ जी 4 के अंदर 2 को प्लस करना है तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई के पावर 4 एज इट इज, यानी कि इसमें से ना आपने अब कैलकुलेटर पे करोगे तब भी यही आएगा 10 की पावर 4, ये इस तरह आपके पास है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इसमें से आप 10 की पावर 4 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा 4 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इंटू वी एफ फाइंड करना है ना आपने, तो वी एफ के साथ जो ये जो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज इक्वल वी एफ। अच्छा ये क्या होगा 10 की पावर 4 10 की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी ना, और 6 वन 6 6 2 12, तो आपके पास क्या आ गया सिर्फ 2 आ गया आंसर, यानी कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई है ना, आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, यानी कि वो दोनों जो वैगन्स है ना वो इस कंबाइंड वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास आगे है 2.12 न्यूमेरिकल है हमारे पास, आ कार विद मास 575 किलोग्राम मूविंग एट 15.0 meter per second smash into the rear end of the car with mass 15 यानी कि 1575 किलोग्राम moving at 5 meter per second in the same direction। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक कार है, उस कार का हमें मैच गिवन है और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी कार है जिसका मैच जो है वो ये है, और वो ना दूसरे के साथ स्मैश करती हैं, टकराती हैं, तो टकराने के बाद ना जो इन द सेम डायरेक्शन जो दूसरी कार है ना वो भी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो आपने ना इन द सेम डायरेक्शन में ना जब वो टकराती है ना, तो टकराने के बाद यानी कि स्मैश होने के बाद आपने ए पे बताना है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द फ्रेंच कार लुक टुगेदर, यानी कि वो जो कार है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि जो टकराई है कार्स तो उन दोनों कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि वही कंबाइंड वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। नंबर 2 पे आपने हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कोलिजन, और आपने जो बताना है कि इस कोलिजन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ाया हुई है, यानी कि लॉस हुई है, वो फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। गिवन डाटा हमारे पास है मास ऑफ द फर्स्ट कार जिसको हमने m1 से डिनोट किया वो हमारे पास है 575 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार जिसको हमने v1 से डिनोट किया वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ द सेकंड कार जिसको हमने m2 से डिनोट किया वो हमारे पास है 1575 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार हमारे पास जिसको हमने v2 से डिनोट किया वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, देयर कंबाइंड वेलोसिटी जिसको हमने vf से डिनोट किया हमने फाइंड करना है, और हमने b में हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले नंबर 1 ए को जो है वो करती हैं। सेम उस तरह हमने यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाना है। वो हमारे पास कहता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल है फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो कंबाइन है, यानी कि दोनों में सेम ऐसा कर दोगे m1 प्लस m2 इंटू vf कर दोगे। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने जस्ट m1 की वैल्यू हमारे पास थी 575 और v1 हमारे पास 15 है, प्लस m2 हमारे पास है 1575 और v2 हमारे पास है 5 इज इक्वल है एज इट इज आपने m1 यानी कि 575 और प्लस m2 की जगह 1575 और vf हमने फाइंड करना है एज इट इज रहेगा। अब आपने सारी वैल्यूज को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। पहले आपने 575 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, जो आंसर आएगा आपने उसको प्लस कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
जो आंसर आएगा वो लिख देना है, तो मैंने प्लस एज इट इज लिख देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जो आंसर आएगा लिख देना है, इन दोनों को प्लस कर देना तो आपके पास आ जाएगा 116,500 आ जाएगा, इज इक्वल है इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2150 और वी एफ एज इट इज। अब वी एफ फाइंड करना है ना, तो ये जो वैल्यू जो है ये वी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी, तो आपने ना आप कैलकुलेटर पे ना इस दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.67 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बिफोर द कोलिजन, यानी कि 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 m1 मेरे पास है 575 और v1 मेरे पास है 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 मेरे पास है 1575 और v2 है 5 का स्क्वायर। आपने इन सब को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल 84375 जूल। इनिशियल आ गई है ना, इस तरह आपने फाइनल, ये आ गया आपके पास बिफोर द कोलिजन, सॉरी आफ्टर, हाँ जी ये आपके पास आ गया बिफोर द कोलिजन, ये कोलिजन से पहले, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई है ना ये बिफोर द कोलिजन आई है। इस तरह आपने फाइनल अब काइनेटिक एनर्जी कर लेनी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये होगी आफ्टर द कोलिजन, यानी कि जब वो स्मैश हुई है ना कार्ड्स, तो उनके बाद उनकी कोलिजन के बाद उनकी भी हो गई है 1/2 m1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी एफ का स्क्वायर, तो 1/2 एज इट इज m1 की वैल्यू पुट करोगे आपके पास आ जाएगी 575 प्लस m2 आपके पास आ जाएगा 1575 इंटू वी एफ जो है आपके पास, वी एफ जो आपने अभी फाइंड किया, अभी फाइंड किया ये वाला, ये पुट कर देना है आपने 7.67, इसको जब आप पुट कर दो तो आपके पास जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 63241 जूल। अब आपने लॉसी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो लॉसी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तब आपने ना इन दोनों को माइनस कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देनी है जो आपके पास आई थी ये वाली 84375, आपने पुट कर दी 84375 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की 63241, आपने 63241 पुट कर दिया, हम दोनों को माइनस कर देना है कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21134 जूल। अब ना हमने ना पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आना है, तो कितने आप कर दोगे 2.1 कितनी डिजिट चले आप 1 2 3 4 डिजिट चले हो तो 10 की पावर 4 आ जाएगा इंटू 2 जूल, तो ये आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपके पास जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आई है ना वो आ गई है 2.11 10 की पावर -4 जूल। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल था ना, इसमें ना अगर हम यहाँ पे भी हमने ऐसे किया ना, राउंड ऑफ किया है, हमने किया 8.08, तो कितने डिजिट चले आप 3 डिजिट चले हो ना, तब 10 की पावर 3 लिख दोगे, ठीक है। ये हमारे पास ये इसका आंसर आता है। ये आई होप सो कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई है। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 8, ये मैंने आपको जो लास्ट में करके बताया ना, ये न्यूमेरिकल नंबर 8 का करके बताया आपको, न्यूमेरिकल नंबर 8 का। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।